Hello guys, welcome back to Academy of Earth Sciences. This is Akansha and I am bringing you part 5 of the Assistant Hydrologist exam solution video. So let's get started. Start with question number 51. Consider the following statements regarding continental crust and oceanic crust. First, we have continental crust is less dense and thicker than oceanic crust. Okay. आइसोस्टेसी के अकॉर्डिंग जिन मटेरियल्स की डेंसिटी कम होती है वो मटेरियल्स हायर एलिवेशंस में मिलते हैं एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमें हायर एलिवेशंस में मिलता है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज इट इज थिकर एंड इट इज लेस डेंस देन ओशियनिक क्रस्ट, बिकॉज ओशियनिक क्रस्ट इज ऑफ हायर डेंसिटी एंड इट इज फाउंड एट लोअर एलिवेशंस. हमको ओशियनिक क्रस्ट लोअर एलिवेशंस में मिलता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. So first option is correct. Then we have continental crust is poor in iron and magnesium. Okay, continental crust की जो composition होती है वो variable होती है, but it can be compared to that of a granite. यानी कि इसमें हमें felsic minerals और quartz मिलता है. So ये basically felsic इसकी composition हम कह सकते हैं. So it is पुअर इन आयरन एंड मैग्नीशियम, क्योंकि आयरन एंड मैग्नीशियम हमको किस में मिलते हैं? मैफिक मिनरल्स में. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नॉट रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. इंस्टेड ओशनिक क्रस्ट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बिकॉज इट इज ऑफ मैफिक कॉम्पोजिशन. जैसे कि हमें वहां पे बसॉल्ट्स देखने को मिलते हैं. सो आयरन एंड मैग्नीशियम आर rich in oceanic crust. So this is wrong. Then we have continental crust is more dense and thinner than oceanic crust. Okay, ये first वाली जो statement है उसका ये contradictory statement हो गया क्योंकि continental crust is less dense and thicker than oceanic crust. So this option is not right. So the correct answer is 1 and 2, option B. Let's move on to question number 52. Mercury is the pathfinder element for. Okay, Mercury is the pathfinder element for itself for gold, silver, antimony and massive sulfide deposits. Massive sulfide deposits में हमारे क्या क्या metals आ जाएंगे? उसमें आ जाएगा हमारा gold, silver, lead, zinc and copper. So let's see हम कौन कौन से options eliminate कर सकते हैं. Uranium deposits नहीं होगा, chromite deposits भी नहीं होगा, लेड, जिंक, सिल्वर. ओके, इसमें मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट्स हमारे कवर हो रहे हैं. सो दिस इज करेक्ट. एंड कॉपर डिपॉजिट ये करेक्ट होता अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता. सो ये भी करेक्ट होता बट हमारे पास बेटर आंसर है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53. गोसान इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ बरीड. ओके, गोसान क्या होता है? गोसान बेसिकली एक रस्ट कलर्ड कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं आयरन और मैंगनीज के. यानी कि आयरन और मैंगनीज के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड से बना हुआ एक कैप जैसा स्ट्रक्चर जो क्या इंडिकेट करता है? अंडरलाइंग ओर डिपॉजिट्स को इंडिकेट करता है. यानी कि उसके नीचे हमें ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं और ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ओर डिपॉजिट्स हैं. ये बेसिकली बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड डिपॉजिट से. सो सल्फाइड डिपॉजिट्स के ऑक्सीडेशन से हमें गोसान मिलता है. सो ये किसकी प्रोस्पेक्टिंग में हमें काम आएगा? सल्फाइड डिपॉजिट्स की. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. रेडॉन 222 गैस इज यूज्ड इन प्रोस्पेक्टिंग फॉर. ओके, सो रेडॉन इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226. यानी कि रेडियम 226 के डीके से हमको रेडॉन 222 मिलता है. एंड रेडियम 226 इज इटसेल्फ अ डीके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 238. यानी यूरेनियम 238 की डीके जो सीरीज होती है उसका पार्ट है रेडियम 226 और रेडियम 226 से रेडॉन 222 हमको मिलता है. सो बेसिकली रेडॉन को हम यूरेनियम की प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नियर बाय एरियाज में यूरेनियम डिपॉजिट्स को इंडिकेट कर सकता है. यानी कि कहीं पे अगर हमें रेडॉन मिल रहा है सो उसके विसिनिटी में हमको यूरेनियम डिपॉजिट्स भी मिलेंगे, इसलिए हम इसको यूरेनियम की प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर, यूरेनियम. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 55 नाउ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोकेमिकल इंडिकेटर ऑफ पेट्रोलियम इज. ओके, हाइड्रोकेमिकल इंडिकेटर्स हम जियोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग में यूज करते हैं.
क्या होता है, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो पेट्रोलियम की विसिनिटी में हमें सॉइल में, वाटर में या फिर आसपास के रॉक्स में हमें मिलते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 हमारे पास हाइड्रोकेमिकल इंडिकेटर्स हैं, अमोनिया, आयोडीन एंड बिटुमेंस। बिटुमेंस एक तरह का ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो एक फॉर्म है पेट्रोलियम की ही। एंड आउट ऑफ द ऑप्शंस naphthalates are bitumens, so this is the correct answer. Moving on to question number 56, which one of the following is not a manganese mineral? Okay, let's see one by one. First we have pyrolusite. Pyrolusite is MnO2. Then we have sitaperite. Sitaperite is also called Briggs white. It is MnFe2O3. Then we have Redenbergite. Redenbergite is MnFe3O4. Last we have Smithsonite. Smithsonite is ZnCO3. So this is the correct answer. Let's move on to question number 57. Which one of the following deposits does not occur in Archean greenstone belts? ग्रीनस्टोन बेल्ट्स बेसिकली हमारी मैफिक टू अल्ट्रा मैफिक कॉम्पोजिशन की बहुत ही वास्ट बैंड बेल्ट्स हैं, जिनमें ग्रीन कलर्ड मिनरल्स जैसे कि क्लोराइट, एक्टिनोलाइट, ग्रीन एम्फीबोल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर हमें ग्रीनिश दिखाई देता है। ये बहुत ही हाईली मेटामॉर्फोज्ड है और यहाँ पे हमको बहुत ही प्रेशियस मिनरल्स और प्रेशियस मेटल्स बेसिकली मिलते हैं। आउट ऑफ दी 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम बेसिकली कब बनता है, एल्यूमिनियम हमको किससे मिलता है, बॉक्साइट से, और बॉक्साइट और एक सेडिमेंट्री रॉक है जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग रॉक्स की वेदरिंग से बनता है। यानी कि जब एल्यूमिनियम कंटेनिंग रॉक्स की वेदरिंग होती है सो उससे बॉक्साइट बनता है और बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर है। लेकिन हमको ग्रीनस्टोन बेल्ट्स में मैफिक टू अल्ट्रा मैफिक रॉक्स मिलते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की प्रेजेंस उतनी नहीं होती, क्योंकि मैफिक रॉक्स में हमारा मेनली मैग्नीशियम और आयरन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एल्यूमिनियम। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स इज फॉर्म्ड एट ओशनिक रिजेस? ओशनिक रिजेस बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वहाँ पे न्यू हमारा क्रस्ट फॉर्म हो रहा होता है, अंदर से मैग्मा फ्रॉम द मैंटल हमारे वहाँ पे आ रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है और वहाँ पे हमें हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी से क्या होता है, जो वो हॉट वाटर है वो न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट के क्रैक्स और फ्रैक्चर्स यानी कि जो भी वहाँ पे स्पेसेस होती हैं उसके थ्रू पास होता है और वहाँ पे अपने साथ क्या करता है, मिनरल्स कलेक्ट करके लेके आता है और हमें वहाँ पे ब्लैक स्मोकर्स, मेटेलिफेरस डिपॉजिट्स और मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। सो क्या होगा कि वो जो अपने साथ मिनरल्स वाटर कलेक्ट करके लेके आया था वो न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट के फ्लैंक्स पे उनको डिपॉजिट कर देगा। सो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, बेसिकली मेटेलिफेरस डिपॉजिट्स मिलेंगे और हमें मैसिव सल्फाइड्स मिलेंगे। सो लेट्स सी कौन से ऑप्शन में है सल्फाइड, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59, the Khetri belt of Rajasthan is famous for? Okay, Khetri is a small town in Jhunjhunu district of Rajasthan and it is very famous for the Khetri copper belt. So the answer is option C, copper belt, Khetri copper belt. Moving on to question number 60, which type of tin mineralization occurs in Tosham Hills of Haryana? Okay, in Tosham Hills of Haryana, the main tin containing mineral is cassiterite and the mineralization is in the form of veins and disseminations. So let's see cassiterite कौन से options में है। Okay, ये दोनों options cancel हो गए। As I said कि वहाँ पे disseminated हमको veins और disseminations मिलते हैं। So this is also not correct. So the correct answer would be cassiterite, quartz and disseminated type. Moving on to question number 61. Which one of the following ore deposits having ferruginous characters occurs in Kalahandi district of Orissa? Ferruginous character basically हमको बॉक्साइट्स में देखने के लिए मिलता है। बॉक्साइट्स के अंदर जो फेरोजिनस बॉक्साइट्स होते हैं उनमें 10 to 15% Fe2O3 देखने के लिए मिलता है हमको। सो फेरोजिनस कैरेक्टर हमको बॉक्साइट्स में मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी साइट।
Now we have question number 62. The method which involves the forceful injection of slurry of water and cement into the fractured rocks of the site is known as. First we have backfilling. Backफिलिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम कहीं पे एक्सकवेशन करते हैं, हम एक होल बनाते हैं, सो उसमें हमको जो भी वैल्यूएबल मटेरियल होता है उसको सेपरेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसको वापस से हम उस होल को फिल कर देते हैं उससे, उसको हम कहते हैं बैकफिलिंग. सो दिस इज नॉट करेक्ट. देन वी हैव लाइनिंग. लाइनिंग हम बेसिकली कनाल्स के अंदर करते हैं. कनाल्स के अंदर सीपेज के थ्रू वाटर लॉस हो सकता है, तो हम एक उनकी जो कनाल की रिजेस हैं या उसके जो एंड्स हैं उसकी वॉल्स पे हम एक इम्परमेबल लेयर ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से सीपेज के थ्रू वाटर लॉस ना हो. सो दिस इज कॉल्ड लाइनिंग, नॉट करेक्ट. देन वी हैव सीमेंट स्टेबलाइजेशन. सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज बेसिकली ये एक मेथड है जिससे कि हम सॉइल की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं ताकि सॉइल को हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकें. हम उसके अंदर सीमेंट ऐड करते हैं ताकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ग्राउटिंग, एंड ग्राउटिंग इज बेसिकली इंजेक्शन ऑफ स्लरी ऑफ वाटर एंड सीमेंट into the fractured rock site. So this is the correct answer. Moving on to question number 63. The walls constructed on both sides of the crest of a dam are known as. First we have retaining walls. Retaining walls क्या होता है, बेसिकली किसी स्लोप पे अगर मड या फिर हमारे लूज अर्थ प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम एक वॉल बना देते हैं जिससे कि वो मड जो है उस स्लोप पे से नीचे ना गिरे, यानी कि उस स्लोप पे ही वो, क्योंकि किसी भी स्लोप पे लूज पार्टिकल्स यानी कि जिनमें कोहेशन नहीं है उन पार्टिकल्स को टिका पाना यानी कि उनको वहाँ पे रोक पाना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे हम रिटेनिंग वॉल्स बना देते ताकि वो स्लाइड होके नीचे ना गिरे. सो रिटेनिंग वॉल्स बेसिकली अर्थ मटेरियल यानी कि लूज सॉइल इस टाइप के मटेरियल्स को रिटेन करने के काम आती है, वेयर एज डैम्स हमारे वाटर को रिटेन करते हैं. सो रिटेनिंग वॉल्स बेसिकली डैम्स में नहीं होती हैं. देन वी हैव की वॉल्स. की वॉल्स बेसिकली स्पिलवे के अराउंड वॉल्स होती हैं जिनको हम की वॉल्स बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. लास्ट वी हैव पैरापेट वॉल्स. पैरापेट वॉल्स बेसिकली वो वॉल्स होती हैं जो आप कभी किसी डैम पे गए होंगे तो डैम के ऊपर जो वो रोड जिस पे हम वॉक करते हैं उसके सामने हमें कुछ वॉल्स दिखाई देती हैं. वो जो वॉल्स होती हैं क्रेस्ट के ऊपर, क्रेस्ट की दोनों साइड पे, उनको हम पैरापेट वॉल्स बोलते हैं. So this is the correct answer. Moving on to question number. Rutting is a phenomenon associated with. Okay, rutting basically क्या होता है, channelized depression जैसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं और ये हमें देखने को मिलते हैं रोड्स या फिर पेवमेंट्स में. यानी कि वहाँ पे क्या होता है, वाटर के इन्फिल्ट्रेशन से या हीट से या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जहाँ पे जो टायर्स जिस एरिया में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वहाँ पे जो लेयर्स होती है उनकी लेटरल मूवमेंट होने की वजह से वहाँ पे हमें चैनल जैसे छोटे छोटे डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं जिसको हम रटिंग बोलते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू पेवमेंट्स. On to question number 65. Which one of the following rock types has highest compressive strength? First we have diorite. Diorite has 1000 to 2500. Then we have marble. Marble has 800 to 1500. Then we have sandstone. Sandstone has 500 to 1500. Last we have basalt. Basalt has 2000 to 3500. So as you can see, basalt has the highest compressive strength. So this is the correct answer. Moving on to question number 66. Which one of the following tests is used to know the durability of a building? First we have jack test. Flat jack test or jack test is basically used to determine stress or mechanical parameters at any point of a structure. किसी भी structure में कहाँ कितना stress या फिर किसी भी point पे कितना हमारे पास stress act कर रहा है वो हम jack test के through पता करते हैं. So this is not correct. Then we have Smith's test. Smith's test में basically हम ये देखते हैं कि किसी भी stone में soluble material present है या नहीं, यानी कि हम उसको water में submerge करके रखते हैं, उसके बाद हम test करते हैं कि कोई part उसका
वाटर के साथ डिजॉल्व तो नहीं हो गया, यानी कि इस टेस्ट के थ्रू हम सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टोन्स टेस्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव लॉस एंजलिस टेस्ट. लॉस एंजलिस टेस्ट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि मटेरियल के अंदर कितना रेजिस्टिव है वो मटेरियल, और वो अब्रेजन, अट्रीशन और ग्राइंडिंग को कितना रेजिस्ट कर रहा है, या ग्राइंडिंग का या फिर इन प्रोसेसेस का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये हम लॉस एंजलिस टेस्ट के थ्रू पता करते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. लास्ट ऑप्शन इज डोरी टेस्ट. डोरी टेस्ट इज बेसिकली यूज टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ स्टोन, लाइक हाउ ड्यूरेबल इट इज, हाउ it responds to processes such as abrasion. So we test that through Dory's test. So this is the correct answer. Moving on to question number 67. Which one of the following arrangements made in a dam near the top to let off excess water of the reservoir to the downstream side? Okay, first we have diversion tunnel. Diversion tunnel basically एक temporary या फिर permanent tunnel होती है जो water को divert करने के लिए बनाई जाती है डैम के अंदर. So this is not correct. Then we have cut off wall. Cut off wall basically डैम के अंदर इसलिए कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि सीपेज ना हो वाटर का, हमारे पूरे स्ट्रक्चर में वाटर कहीं पे भी ना जाए, सीपेज ना हो वाटर का, इसलिए हम कट ऑफ वॉल्स बनाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव स्लूस. स्लूस बेसिकली एक गेट होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा चैनल जिसके हेड पे एक गेट लगाओ, उसको हम स्लूस बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. लास्ट इज स्पिलवे. सो स्पिलवे इज दैट arrangement that we make in a dam to let off the excess water. So spillway is the correct answer. Moving on to question number 68. Which one of the following rock types at the reservoir site is most suitable for its foundation? First we have cysts. Cysts are basically layered rocks, so उनकी layers के through water seepage हो सकता है, and they are not very high in compressive strength, so हम cysts को यूज़ नहीं करेंगे. Then we have laterites. Laterites are very low in compressive strength, यानी laterites although they are not porous, उनके थ्रू वाटर सीपेज नहीं होगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, 1.7 to 1.9 मेगा पास्कल के अराउंड होती है. सो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने की वजह से हम इनको भी यूज़ नहीं करेंगे. देन वी हैव मार्बल्स एंड क्वार्ट्जाइट्स. मार्बल और क्वार्ट्जाइट्स दोनों ही बहुत अच्छे मटेरियल हैं पेवमेंट के लिए, लेकिन क्वार्ट्जाइट हैज़ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मार्बल. सो हम मार्बल यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, क्वार्ट्जाइट्स यूज़ करेंगे, बिकॉज क्वार्ट्जाइट्स हैव द हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आउट ऑफ द 4 options. So quartzite is the correct answer. Moving on to question number 69. Which type of land cover will provide the highest degree of recharge in a watershed? Okay. अब क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं जो वाटर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जब रेन होती है और वाटर इकट्ठा होता है तो ट्रीज उस वाटर को रोक के रखते हैं, और वहाँ पे लिटर होता है बहुत सारा, स्टेम्स, ब्रोकन लीव्स, ब्रांचेस, ये सब चीज़ें होती हैं. उसकी वजह से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है और सरफेस रन ऑफ कम हो जाता है, और सब सरफेस रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है. अब सब सरफेस रन ऑफ ज़्यादा होगा तो वाटर शेड का रिचार्ज होगा. सो द करेक्ट आंसर वुड बी फॉरेस्ट विथ थिक कारपेट ऑफ लिटर. Moving on to question number 70. Which one of the following is the correct order of abundance of different elements in weight percentage in bulk earth? Okay. सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होती है बल्क अर्थ में आयरन की, दैट इज 32%. देन वी हैव ऑक्सीजन विच इज 29%. देन वी हैव सिलिका विच इज 16%. एंड देन वी हैव मैग्नीशियम विच इज 15%. So let's see highest Fe. So ये दोनों ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए. Then next is oxygen. Which option has oxygen? Okay, this one. Then we have silica, magnesium, then sulfur, nickel, calcium and aluminium. So the correct answer would be B.
Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. If you have any questions and queries, write it down in the comment section below, and keep following us and subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Goodbye.